इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या कोई पोटेंशियल प्रेजेंट है? बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल तब जनरेट होगा जब इसमें डिफरेंट चार्जेस होंगे और इस इलेक्ट्रोड पे डिफरेंट चार्जेस होंगे। वो आपको ओनली जब आप कि जो चार्जेस का फ्लो है एक टाइम तक ही होता है, उसके बाद चार्जेस का फ्लो होना बंद हो जाता है। ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि अब इसने क्या किया है, इस रिएक्शन में जो भी हमारे रिएक्टेंट थे और जो भी हमारे प्रोडक्ट थे वो पूरी तरीके से जिस एक काइनेटिक मोशन ऑफ रिएक्शन को बनाए हुए थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। मींस एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ही बोला जाए को अगर अचीव कर लेते हैं तो उस टाइम पर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। दैट मींस इसमें जो ई सेल की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, लगभग जीरो हो जाती है। ई सेल की वैल्यू कैसे जीरो हो जाएगी बताइए? ये जो ई सेल की वैल्यू है, ई सेल जो हमारा दो हाफ सेल से बना हुआ एक सेल होगा कैथोड और एनोड की हेल्प से, ऑन दैट कंडीशन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। और ये वैल्यू जीरो तब होती है जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बनने का जो रेट होता है वो लगभग क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है या इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो रेट है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि दोनों ही जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उनके पास अब आयन बचा ही नहीं, इसमें 2 नेगेटिव आयन बचे और इसमें भी SO4 2 नेगेटिव आयन ही बचा है। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन किसी भी टाइप के पोटेंशियल को अब जनरेट ही नहीं कर सकते। और अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहे होंगे तो भी उसमें जो रेट होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो रेट क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। जब तक उनमें डिफरेंसेस था, उस रेट में डिफरेंस था, तब तक उन दोनों के बीच में पोटेंशियल में क्या था, डिफरेंस था। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ई सेल का आपका कोई ना कोई वैल्यू होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बट कोई ना कोई वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही रेट इक्वल हो जाता है, यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होते हैं वहां पर चार्जेस पूरी तरीके से खत्म हो चुके रहते हैं। मींस इसका मतलब ये है कि इक्वेशन ने कौन से कंडीशन को अचीव कर लिया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लिया है। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों का रेट इक्वल है, मतलब एक के रेट ने दूसरे के रेट को कैंसिल किया, ये बोल सकते हो आप। तो दोनों का रेट अगर इक्वल हो गया तो रेट इक्वल हो गया तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन जो ई सेल की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन किसको बोल रहे हैं, क्लियर हो गया होगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक दूसरे में जो कन्वर्सन की रेट होती है वो बिल्कुल इक्वल हो जाती है। और उस कंडीशन पर हमारा जो ई सेल है या फिर ईएमएफ ऑफ सेल बोला जाए वो बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है टू हाफ सेल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको पता करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो किया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमको क्या बताता है, इसको के से डिनोट किया जाता है जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है केसी से। और केसी इज इक्वल, लॉ ऑफ मास एक्शन हमको क्या बोलता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और उससे हमको क्या मिल सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों का कंसंट्रेशन अगर हमको पता चल जाए तो हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन पता चल सकती है। ठीक है, इन दिस इक्वेशन, ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास जिसमें जिंक ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर 2 पॉजिटिव रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है,
और आफ्टर सम टाइम के बाद ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर रहा है, तो उस टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है वो कैसे मेजर किया जाएगा। तो एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। अब देखो मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड है, और रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है हमारा, और रिएक्टेंट मेरे पास क्या है, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बात की जाए प्योर सॉलिड की या फिर बात की जाए प्योर लिक्विड की, तो उस टाइम पर उस मेटल की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन पे देखिए जो आपका जिंक सॉलिड है, यहाँ पे ये जो आपका जिंक सॉलिड है और यहाँ पे जो कॉपर सॉलिड है, इन दोनों की वैल्यू आप क्या मानोगे, यूनिट मानोगे। तो Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव, क्योंकि वो आयनिक है मतलब उसका कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगा, तो जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या बचा मेरे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन मैंने अपने रिएक्शन का निकाल लिया। ठीक है, और जिंक और कॉपर को क्यों शो नहीं किया, क्योंकि वो दोनों प्योर फॉर्म में है, मेटल के प्योर फॉर्म में है, और उस टाइम पर उनकी वैल्यू को ऑलवेज यूनिट लिया जाता है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंडीशन पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट सॉरी नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से सेल रिएक्शन निकालना है। तो सेल रिएक्शन निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमने पहले से देखा हुआ है। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, इसमें भी लॉग लिखा गया है, देखिए आप log 10 लिख सकते हो, वो गलत नहीं होता है। वैल्यू अगर आप निकालोगे, जैसे आपको पूछा जाए pH का क्या होता है, तो आप उसको कैसे लिखते हो, pH इज इक्वल माइनस log 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही आप डिनोट करते हो। ठीक है, pH कैलकुलेट करने के लिए, और जो भी वैल्यू अगर इसकी कंसंट्रेशन में होगी उतनी वैल्यू को आप लिख देते हो। ठीक है, और माइनस log 10 की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी आएगी, 1 आएगी, तो उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं वैल्यू। तो आप log लिखो चाहे log 10 लिखो, बात एक ही होती है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है जिसमें कॉपर को क्या किया गया है, आपके प्रोडक्ट के साइड पे लिखा गया है और जिंक को आपके रिएक्टेंट के साइड पे लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर जो कॉपर है ये रिडक्शन के प्रोसेस को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है, और यहाँ पर आपके ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को डिनोट किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर ये जो साइन है आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट शो किया गया है। तो एक बार रिडक्शन के लिए हाफ सेल रिएक्शन लिखा गया है, और एक बार ऑक्सीडेशन के लिए हाफ सेल रिएक्शन लिखा गया है। ठीक है, तो आप जिस प्रोसेस को यहाँ पे कंसीडर करोगे, एक्चुअल में एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन ये प्रोसेस हमको मिल रहा है, और इस प्रोसेस के बेसिस पे ये जो वैल्यू हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिली है बिल्कुल फिट बैठती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कंसीडर करते हुए देखिए Kc की वैल्यू निकाली गई है कि अगर एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका जिंक 2 पॉजिटिव सॉरी रिएक्टेंट और सॉरी प्रोडक्ट है, और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के साइड का हो जाएगा। तो इसकी जगह पर आप किसको पुट कर सकते हो, Kc की वैल्यू को पुट कर सकते हो, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को ही बता रहा है। और एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर इस वैल्यू को आप 0 मानोगे तो आपके पास बचा क्या, ई नॉट सेल बचा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303, एलन को लॉग में कन्वर्ट करने पर आया है RT अपॉन NF लॉग Kc। इस कंसंट्रेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, Kc लिख दिया। ठीक है, अब ई नॉट सेल ये जो क्वांटिटी है आपको
अदर डायरेक्शन में आप लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई नॉट सेल इज इक्वल क्या हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log KC हो जाएगा। ठीक, अब ये कौन से कंडीशन के लिए बोला जा रहा है, एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, तभी वहां पर वैल्यू जो है वो क्या लिखी हुई है, ई नॉट सेल लिखी हुई है। ये जो नॉट है ये हमको किसको बता रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन को बता रहा है। तो एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन जो टेम्परेचर होता है हमारा वो कितना होता है 298 केल्विन होता है, और जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक बार होता है। ठीक है, तो अब देखिए मुझे प्रेशर की तो जरूरत नहीं है। प्रेशर की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे केमिकल इक्वेशन में कोई भी गैस नहीं है। अगर गैस होता तब मैं प्रेशर का यूज करती। तो अब देखिए यहाँ पर हमको टेम्परेचर की वैल्यू गिव की गई है। तो एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन जब हम गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो देखिए हमको क्या इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर आर की वैल्यू आप पुट करोगे 8.314 और टी की वैल्यू आप पुट करोगे 298 केल्विन, और जो एफ की वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन 96500 कूलम। 1 फैराडे की वैल्यू इतनी होती है, मैंने आपको बताया था कैसे आती है ये भी बताया था। ठीक है, जब हम इतनी वैल्यू को लेते हुए कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन से जो वैल्यू हमको मिलती है वो कितना होता है 0.0591। ठीक है, तो एट अ 298 केल्विन जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से मैंने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो ये हो जाती है आपकी, सॉरी, 0. ये हो जाएगा आपका 0.0591 अपॉन n और log Kc। ठीक है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बता रहा है। तो एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आपके ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है आपसे पूछा जाएगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है आपके इक्वेशन पर, तो इसी इक्वेशन को आप किस फॉर्म पे लिखोगे, ये log c आपका यहाँ पे आ जाएगा, log kc इज इक्वल, ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस डायरेक्शन में आके, तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखोगे n अपॉन, ये हमारा हो जाएगा 0.0591। ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको केसी की वैल्यू को पूछा जाएगा, तब आप इस फॉर्मूला का क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन नर्स्ट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है नर्स्ट इक्वेशन का इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करना, और सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होगी पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे जिसमें आपका टेम्परेचर क्या किया होगा, डिफरेंट दिया हुआ होगा। ठीक है, ये जो केसी की वैल्यू है ये भी आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। ठीक, और अगर वो पूछेगा ई नॉट सेल की वैल्यू, और अगर वो पूछ रहा है केसी की वैल्यू, तो आपको वो क्या गिव करेगा, ई नॉट सेल की वैल्यू गिव करेगा। तो फॉर्मूला पे आप सारी वैल्यूज को पुट करके जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कैसे नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हम फॉर्मूला अपीयर करते हैं आप लोगों ने देख लिया। तो यही होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपको कोई डाउट आया तो बताइए। किसी को भी? चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।